प्यारे दोस्तों, ये बिहार दरोगा की देश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हमें विशेष स्थिति में हिस्ट्री भी कराना पड़ रहा है। तो हिस्ट्री क्वेश्चन संयोग बस नंबर 1 से है, तो नंबर 1 से ही शुरुआत करें, उसके बाद इंडियन पॉलिटी क्रम में ही है। तो पहले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? नंदी मूर्ति कंदरिया महादेव मंदिर में है, जो सबसे बड़ा विशाल है। कंदरिया महादेव के बाद नंदी का देखा जाए तो रामेश्वरम में भी बहुत विशाल नंदी बाबा की मूर्ति है, जो भगवान भोलेनाथ के सामने तो कंदरिया महादेव का उससे भी बड़ा है नंदी जो भोलेनाथ की सवारी होती है, वो नंदी है जो हमेशा भगवान के आदेश को पालन करने के लिए अपना एक पांव ऊपर रखते हैं कि जब भी प्रभु का आदेश आएगा तैयार हो जाएंगे। जब शांति बात होती है भगवान प्रभु की, तब वो नंदी से ही संवाद करते हैं। इसलिए हमारे भक्तगण जब पहुंचते हैं तो नंदी के कानों में ही अपने संवाद करते हैं कि बाबा व्यस्त हैं, तपस्या में तल्लीन होंगे, जब फुर्सत का क्षण मिले तो बाबा तक मैसेज पहुंचाइएगा। तो नंदी एक सवारी ही है, नमंदी बाबा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो कंदरिया महादेव मंदिर का सबसे बड़ा है। यदि कंदरिया महादेव को हटा दें तो श्वेतबंधु रामेश्वरम की स्थापना जो भगवान श्री राम ने किए थे, वहां नंदी वो भी बहुत बड़ा नंदी है, लेकिन कंदरिया महादेव के नंदी से छोटा है। आपको कंदरिया महादेव जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है। रामेश्वरम जो भोलेनाथ हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। जैसे संस्कृत में कहा गया, सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनांग महाकालम ओंकारं मलेश्वरम प्रलयांग वैद्यनाथं च डाकिन्यांग भीमशंकरम शेतुबंधे तू रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यांग तू विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुष्यमं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः प्रणन्द सब जनकृतं पापं अस्मिन् जनस्यति। तो शेतुबंधु रामेश्वरम। आगे यहां पर उत्तर आता है सी, कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय तक 6 वर्ष तक और सबसे संवेदनशील दौर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम एज के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए और वो लंबे समय तक 1940 से 46 तक वो रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। और आजादी के बाद इनके बाद आचार्य कृतनाली ने आजादी के समय 1947 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन पर कहा था, बंगाल विभाजन तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर ब्रज गिर गया है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात थी, जो बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ करके भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने का कार्य किया। दूसरी ओर कांग्रेस को कमजोर करने की भी सरकार की साजिश थी। इसलिए 1906 में ढाका में वरकउल्लाह खां के अगुवाई में मुस्लिम लीग की गठन किया गया था। यहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1907 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व मतभेद का कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, जिसमें वामपंथी दल यह चाहते थे कि गरम दल के नेता को हम अध्यक्ष के पद पर हम लाएं, जबकि उदारवादियों का कहना था कि हमारे प्रेसिडेंट बने। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष की नाम की चल रहा था, इधर लाला लाजपत राय का नाम का चल रहा था। तो यहां पर 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और यहां पर कांग्रेस का सबसे पहली दफा विभाजन हुई है। उत्तर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव के बारे में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल साहब थे, और वल्लभ भाई पटेल साहब को राजकोट में वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? दरअसल लाला लाजपत राय
ने ही कांग्रेस में उग्रवाद लाने का कार्य किया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने किए, बिपिन चंद्र पाल ने किए। ये तीनों त्रिमूर्ति थे इस उग्रवादी गरम दल का। लेकिन एकमात्र इसमें से लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए। एक बार थे तो, लेकिन वो अब देश से बाहर थे, तो लाला लाजपत राय एकमात्र गरम दल का कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जिसको प्रकाश पर्व कुछ दिन पहले मनाया गया था, 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 5 वर्ष ये रहे। तख्त श्री हरमंदिर जहां आपका पटना सिटी में है, वहां गुरुद्वारा है, जहां बाल लीला करते थे, जस्ट पीछे में बाल गुरुद्वारा है। और जहां स्नान करते गंगा किनारे पर कंगन घाट के नाम से जाना जाता है। तो 1666 में इनका जन्म हुआ। गुजरी देवी इनके माता का नाम था। गुजरी देवी माता का नाम गुजरी देवी था। फिर 5 वर्ष के बाद वो यहां से बहुत सारे सैनिकों के साथ वह पंजाब की ओर रवाना हो गए। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का दरअसल बिहार आगमन पहली दफा चंपारण आंदोलन को लेकर हुआ था, जहां राजकुमार शुक्ला जी उनको निमंत्रण दिया था। और राजकुमार शुक्ला साहब के निमंत्रण पर वो पंजाब पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1917 को आए थे और 10-17 को सबसे पहले उन्होंने बंदर बगीचा में गए थे, जहां राजेंद्र बाबू का रेसिडेंस था। राजेंद्र बाबू पुरी चले गए थे कांग्रेस सम्मेलन कलकत्ता के बाद। तो वहां पर मजरुल हक साहब, जो गांधी जी के साथ एक साथ पढ़ाई लॉ एजुकेशन को लंदन में किए थे, फिर उनको लेटर दिए, वो आए, फिर उनके बाद उनके घर पर गए। उसके बाद वही उन्हीं से पता किए कि मुजफ्फरपुर कैसे जाता है। बिहार पहली दफा आए थे। महात्मा गांधी अंतिम बार जो हमारे बिहार में आए हैं, वो पटना कॉलेज को संबोधन करते हुए गए और देश की आजादी का वक्त था उसमें 1947, और वहीं से वो चले गए बंगाल। आजादी के दिन गांधी जी नहीं थे भारत में, वह नोआखली में थे, जो आज नोआखली बांग्लादेश में हिस्सा में है। तो 10 अप्रैल 1917 को पहली दफा आए थे। मगध साम्राज्य की उत्कर्ष की सदी 6ठी सदी में मगध साम्राज्य का पीरियड माना जाता है। उत्तरवादी काल में संबंधित मृदमांड संस्कृति है। चित्रित घूसर मृदमांड यही मिला है संस्कृत, ये चित्रित घूसर मृदमांड मिला है। इसका उत्खनन में भी ये साक्ष्य का प्रमाण का आधार मिला है। एशिया माइनर स्थित बोजाई गांव का महत्व इसलिए है कि वहां अभिलेख प्राप्त हुआ जहां 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र दरअसल ऋग्वैदिक काल में देवताओं के राजा थे। इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर आया। वरुण जो थे वह जल का देवता हुआ करते थे। ये उत्तर आ गया। निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों का शाही क्रम सही है? ग्रंथ के बारे में बोल रहा है, कौन सही? आपको पता होगा उत्तर वैदिक काल में हम वेद का अध्ययन करते थे। वेद में वेदोहमी शब्द का जिक्र आया, वेद की बात आती थी। तो वेद जो होता था, पहले वेद को अध्ययन करवाया जाता था। आचार्य अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाते थे और वेद पढ़ने के बाद तब लास्ट में उपनिषद की बात आती। तो वेद जो होता था वो ब्राह्मण पढ़ते थे। ऋग्वेद में होत्री या होता कहा जाता था। अब जैसे ऋग्वेद हरि ओम गणानंदा गणपति गंघवामहे प्रिय नाम दा प्रियपति गंघवामहे निधि नाम दा निधिपति गंघवा। तो वेद ब्राह्मण पढ़ा, तो वेद के बाद क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु शामीप्य शरणं गच्छामि, और गुरु के चरण के पास बैठ करके गुरु आपके जीवन के उस मंत्र को देते थे कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, समाज को हमें क्या से क्या देना चाहिए। जो हमने शिक्षा दिया है उस शिक्षा को समाज के जनोपयोगी बनाया जाए। तो यहां पर पहला वाला ही उत्तर होगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जैसे वेद मैंने बोला, तो किसने बोला? ब्राह्मण ने बोला। उत्तरीय होता है ऋग्वेद का, ब्राह्मण कहलाता था। तो सभी वेदों की ब्राह्मण होते थे। ये उत्तर ए आएगा। निम्नलिखित में सुमेलित करें और दिए गए कूट का सही चयन करें। ये आपकी जो कूट है
उसमें से आप सही चयन कौन सा होगा। इसमें से उत्तर इसका सी आएगा, मिला लीजिएगा, उत्तर इसका सी आएगा। कथन एक आता है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही है। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन इसकी दोनों की व्याख्या नहीं है। राजधानी किसी शासक का होता है, उन्होंने महापरिनिर्वाण किया, इसलिए उत्तर सॉरी उत्तर इसका बी आएगा। ये हटा दो तो फिर व्याख्या नहीं करता। राजधानी शासक की है। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुई थी, जो कुशीनगर बौद्ध का एक महत्वपूर्ण स्पेस माना जा रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में ही विश्वास करते थे हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते, तो वो विश्वास करते थे। विश्वास कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर को लेकर के है। ये बात कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत। इसने अशोक आनंद विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने बताया। कहीं न कहीं अंग्रेज को शुरुआती समर्थन किया है इन्होंने, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का था, जो अमार सोनार बंगला बंगाली विभाजन के समय में उन्होंने रचना लिखा, जब आज बांग्लादेश का राजगीत राष्ट्रगान है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी, और यही होम रूल आंदोलन में था कि स्थानीय लोगों के हाथों में सत्ता दिया जाए। और होम रूल आंदोलन का बिहार शाखा का जो अध्यक्ष थे, जो मजरूल हक साहब थे, लेकिन बिहार में उतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय चंपारण आंदोलन चल रहा था, तो सभी शीर्ष स्तर के नेता चंपारण शिफ्ट कर गए। लेकिन एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक इसमें काफी प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया। एनी बेसेंट पटना भी आगमन हुआ था, जिसने सामने सुशासन एक ठोस योजना रखी। उत्तर ए। इसके अंतर्गत कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, इसी के तहत हाईकोर्ट की गठन किया गया और 3 प्रेसिडेंसी में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में स्थापित किया गया। और 3 प्रेसिडेंसी स्थापना करने के बाद फिर आगे देश की संविधान लागू होने से पहले इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत ही भारत में हाईकोर्ट की गठन किया गया। और 1862 में कर्नाटक में बनाया गया। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन की गई। पटना 1916 गठन किया गया। ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया था, इसी के तहत ये लाया गया 1861। कवि इकबाल, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत के किस स्थान से संबंधित है? दरअसल यह जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल भारत के राष्ट्रगान की समग्रता को समेटता है। संविधान सभा ने यह भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही राष्ट्रगान होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के 2 विचारक हो गए, 2 धारा में बट गया कि इसके लेखक तो इकबाल साहब है, जो 1940 के मुस्लिम लीग कांग्रेस मुस्लिम लीग का अध्यक्षता लाहौर में किए थे, और इसी में सबसे पहले पाकिस्तान की बात कही गई, इसलिए इनका नाम नहीं थे। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को स्वीकार कर लिया गया। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक देशभक्ति गाना के रूप में है, जिसको हम लोग गाते हैं। और ये कश्मीर में लिखा था, यह कश्मीर में लिखा था। 19वीं सदी में चतुर्थांश में कौन सा तत्व था जिसने भारत के एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? महत्वपूर्ण भूमिका देश का प्रशासनिक आर्थिकीकरण, पश्चात विचार शिक्षा, प्रेस साहित्य की भूमिका, भारत अतीत का पुनर्विलोकन, और ये सभी आ जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कहता है कौन सा कथन सही नहीं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, सही है। इस संबंधित राज्य की विधायिका से पद से हटाने जाने के लिए प्रस्ताव। कहता है राज्य के राज्यपाल से, राज्यपाल को हटाने के लिए कोई लेजिस्लेचर में प्रस्ताव नहीं ला सकता, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यदि सीधा क्वेश्चन दे दे कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है प्रसाद पर्यंत, जहां होगा पहला उत्तर लगेगा, उसके बाद लगेगा 5 वर्ष। यदि प्रसाद पर्यंत है और 5 वर्ष भी है, तो प्रसाद पर्यंत ही उत्तर
होना चाहिए, लेकिन इनको हटाने के लिए कोई बात नहीं, कोई संविधान में चर्चा नहीं है, कहता सही नहीं है अर्थात गलत है, तो गलत यही है, इसलिए वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं, इसलिए उत्तर हो गया सही, क्योंकि सही नहीं को खोजना था। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? 30 दिन का समय मिलेगा, लेकिन एक माह है, 4 विकल्प वाला ही है, इसलिए 1 माह में लगा देते हैं, लेकिन मूल उत्तर होना चाहिए 30 दिन। संविधान के अनुच्छेद 28 द्वारा शिक्षण संस्था में किस प्रकार की शिक्षा निषिद्ध की गई है? देखिए, हम एक्ट 28 के तहत हम धर्म द्वारा शिक्षा नहीं दे सकते, और शिक्षा देने के लिए बहुत सारे मापदंड की व्यवस्थाएं भी हैं। हम सैनिक शिक्षा दे सकते हैं, हम यौन शिक्षा दे सकते हैं, नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट पर आधारित जो संगठन है वह धर्म द्वारा शिक्षा दे सकता है, लेकिन धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उत्तर ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू एक्ट, यही यहां लिखा हुआ है, 28। लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो, इन आरोप कहता है आरोप लगाया जा चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू एक्ट 61 के तहत इंपीचमेंट राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, और ये लाने का काम इसका पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट के 2 सदन है, एक आता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। वो किसी सदन में आ सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोकसभा द्वारा ले आए, इसका मतलब पहला सदन लोकसभा हो गया। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है यह सर्वप्रथम राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं कि हमारी सदन आप पर इंपीचमेंट ला रही है, आधार यह सब है, आप हमारे सदन में आकर के सफाई पेश करिए। तो 14 दिन की पूर्व सूचना इनको दे दिया जाता है कि 14 दिन की पूर्व सूचना मिल गया। इस बीच में यह राष्ट्रपति स्वयं आएंगे या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे, दोनों में से किसी को भेज देंगे। सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ तो यह सदन 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया। पास करने के बाद यह प्रस्ताव कहां जाएगा? दूसरा सदन में। अब क्वेश्चन कहता है लोकसभा पारित कर दिया चुका है, लोकसभा आरोप लगा चुकी है, हो गया काम क्लियर इसका। अब राज्यसभा दूसरा सदन एक कमेटी गठन करता है, यह कमेटी 3 सदस्यीय होती है। चीफ जस्टिस इंडिया इस कमेटी का अध्यक्ष होते हैं। यदि वो इंकार करेंगे तो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरा सदस्य किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया जाता है। तीसरा जो होता है वो आपके कोई न्यायवीर हो सकते हैं, जो बार एसोसिएशन के सदस्य भी हो सकते हैं, जो ईमानदार और छवि के व्यक्ति। ये 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप जो पहले सदन भेजी है वह कहां तक सही है, वो कहती है कि सही है। तब इस सदन के राज्यसभा के सभापति जो होते हैं राष्ट्रपति को कहेंगे हमारी सदन भी आप पर यह प्रस्ताव को, यह कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है जिसमें आपको दोषी पाया जा रहा है, आप सदन में सफाई पेश करें। तो यहां पर राष्ट्रपति की उपस्थिति दूसरी सदन में अनिवार्य होगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आरोप लगाया जा चुका है तो यहां पर आरोपों की जांच कौन करेगा? तो दूसरी सदन करेगा, जो कमेटी गठन के द्वारा करेगा। इसलिए यहां पर उत्तर क्या होगा? राज्यसभा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के, अभी मैंने बताया, नीचे करो। अब यहां देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव मैंने अभी बार बार जिक्र किया है, 2/3। आगे बढ़ो, 2/3। इसीलिए महाभियोग प्रस्ताव पारित संसद के प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों कितने बहुमत से? बहुमत आएगा 2/3, इसलिए उत्तर होगा बी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का अर्थ है, संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से संप्रभु। भारत में एक सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना की जो भारत सरकार की, तो इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हो। यहां पर दिए गए विकल्प के अनुसार कोई नहीं, उत्तर टी। आगे, किन आधार पर विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं? राज्य यदि असुरक्षा में रहेगा, हम जनता को मौलिक अधिकार छीन लेंगे। भारत की जनता की मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं तो एक हाथ से छीने भी जाते हैं, छीन लेंगे। जैसे कोविड के समय में यह काम हुआ था कि हम लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ा था, छीनेंगे। दुश्मन देश का सहयोग यदि आप करते हैं तो छीन लेंगे अधिकार। सार्वजनिक व्यवस्था को, शिष्टाचार का हनन करते हैं तब भी छीन लेंगे। उपरोक्त सभी आधार पर हम छीन सकते हैं।
आगे, निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, मध्य प्रदेश सही भोपाल जबलपुर होगा, राजस्थान जोधपुर एर्नाकुलम, मध्य प्रदेश कलन। आगे, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट जब आ जाएगा चलित न्यायालय, तब यहां आ जाएगा कलाम सर, डॉक्टर एपीजे कलाम। इन्हीं का कहना था भारत सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता वाला देश है, इसलिए मोबाइल उपभोक्ता वाला देश है तो मोबाइल न्यायालय बना दिया जाए कि सभी की सूचना सभी तक पहुंचा दिया जाए। इस स्थिति में एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन चल न्यायालय, यदि इसी को कह दिया जाएगा चल न्यायालय, तो चल न्यायालय की स्थापना जो है न्यायमूर्ति भगवती ने किया। इसी बात फास्ट ट्रैक अदालत बन गया और वह काम आगे बढ़ा। तो यहां जो है कहता है मोबाइल कोर्ट, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गवाही का या किसी कोर्ट के केस का ये मामला जब आएगा, तो यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था इच्छा और मोबाइल अदालत हमारे देश में काम कर रही है। अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण जो अनुच्छेद 17 में है, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 1955 में किया गया। पहले यह नियम था इसमें से, यदि आप इस प्रकार से अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 6 मंथ की कैद की सजा मिलेगा, या आपको 500 रुपया आर्थिक दंड लिया जाएगा। अब इससे बढ़ा करके कर दिया गया है 2 वर्ष, दोबारा पकड़े जाने पर ऐसा स्थितियां होगा और 2000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। तो यह एक्ट जो बना था वो 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी 1955 हो गया। चलिए, अब ये पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन को मैंने जिस तरीका से व्याख्या किया है उसको इसी प्रकार से चारों विकल्प पर जैसे मैंने बात को रखा इस प्रकार से बनाते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देख रहे थे। काफी अच्छा टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे अदम्यत गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के तत्वाधान में। तो मैं कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आपका टेस्ट चल रहा है, टेस्ट के अलावे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन का क्लासेज भी चल रही है। ऑनलाइन के क्लासेज में अभी सिपाही के बैच में दिया हूँ जो 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसका समय 10 से 1 रहेगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप रहमान सर लाइव क्लासेज या एम सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पे आप रजिस्टर कर लें, वहां से आपको सिपाही का बैच मिल जाएगा। और ऑफलाइन का क्लासेज भी स्टार्ट होने जा रहा है जिसका समय 11 से 2 है, और 11 से 2 वाले जो बैच है वह भी 20 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, दरोगा का बैच करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी का बैच करना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान में आए और ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर करके अपना रिजल्ट को सुनिश्चित कराएं। सिपाही का बैच मैंने दे दिया है, सचिवालय सहायक का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है 7 से 11 में, और दरोगा का भी बैच, स्पेशल बैच 2 से 5 में लाइव क्लास चल रहा है रहमान सर लाइव क्लासेज में। तो ये सारे बैचेज आपको मिल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो आप देर ना करें और शीघ्र एप्लीकेशन पे जाकर के रजिस्टर करें और हमारे गुरुकुल में आकर के ऑफलाइन के क्लासेज के लिए भी विशेष जानकारी प्राप्त करें। जय हिंद, जय युवा, जय भारत। थैंक यू। बेटा, सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अभी जिस दौर से आप बिहार में गुजर रहे हैं, यकीन मानिए अगले महीने में मोस्ट प्रोबेबली आपको वैकेंसी आने जा रही है। जैसा मेरे पास सूचना है उसके अनुसार 9वीं 10वीं या दशहरा के तुरंत सवेरे वैकेंसी आपको दरोगा की आ जाएगी। काम तीव्र गति से हो रहा है। बच्चे इस बार दरोगा का पीटी का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, दौड़
सबका तिथि के साथ आएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला बेटा नहीं है, ठीक है, पीटी के लिए बहुत ज्यादा आपको मौका मिलने वाला नहीं है, इसीलिए तैयार हो जाइए और एक पुरजोर तरीके से मेहनत कीजिए। ये नहीं कि आज होगा एग्जाम, पता नहीं 1-2 महीने के बाद होगा, ये नहीं, आगे आपको ठीक एकदम डेट के साथ आएगा, पीटी का भी मेंस का भी सारा डेट आएगा। इसीलिए जो तैयार है, जो एकदम समग्र रूप से लगा हुआ, उसी का रिजल्ट होगा, यकीन मानिए, ठीक है, कि ये बदलाव के आसार दिख रहे हैं बिहार में। इसलिए बीपीएससी ने जिस तरह से किया है, ठीक उसी प्रकार दरोगा में भी आने वाला है बेटा, तैयार हो जाइए। मुझे जैसा लग रहा है, मेरा जो फीलिंग कह रहा है, वो मैक्सिमम आपको, ठीक है, 15 या 20 जनवरी के आसपास आपका पीटी होने वाला है दरोगा का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एक कैलकुलेशन के आधार पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि होगा बच्चे, इसलिए तैयार हो जाइए। बाकी तो आपको पता ही है, बहुत सारी काम, बहुत सारी बातें यहां पर होंगी, ठीक है। हम लोग लगातार आपको डिस्कशन करा रहे हैं और आपकी सफलता इसी में है, क्योंकि जो डिस्कशन कराते हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए और सफलता के आयाम को छुइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रॉन और कोबोल, ठीक है, किसकी भाषा का उदाहरण है? बच्चे तीसरी श्रेणी की भाषा का उदाहरण है। पहली पीढ़ी में भाषा क्या था? तो मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज था बच्चे, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हम लोग कर रहे थे पहली श्रेणी में, ठीक है। आपको उसके बाद दूसरी पीढ़ी की भाषा की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज आ गया, और यहां हम असेंबली लैंग्वेज बोलिए या आप वेरी लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको। चलिए चौथी पीढ़ी में आपको आ गया कौन? एसक्यूएल, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, और पाइथन, ये देखिए ये आ गया आपको चौथी पीढ़ी का लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी का तो फोर्ट्रॉन कोबोल है ही बच्चे। और देखिए यहां पर एक चीज और जानना चाहिए आपको, क्या जानना चाहिए कि अभी वर्तमान समय में 5th जनरेशन चल रहा है, और 5th जनरेशन में जो भाषा है वो क्या है? तो बच्चे 5th जनरेशन की जो भाषा है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोलॉग, प्रोलॉग कहते हैं। तो ये याद रखनी चाहिए आपको, और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए, सीधे आइए 61 नंबर पर, 61 नंबर सवाल पर आइए, 61 नंबर सवाल पर आइए। चलिए बेटा, 61, 62, 63, ये देखिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि कौन सी तरंग, तो ध्वनि जो है, साउंड जो है वो क्या होता है? तो बच्चे यहां देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस? तो इसका 300, ठीक है, क्या होगा? 47 मीटर पर सेकेंड होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर 347 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आंसर होगा ये नंबर, ए नंबर होगा बच्चे, ठीक है। आपको सी नंबर आंसर नहीं होगा। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ध्यान दीजिए, कौन कौन माध्यम है बच्चे? ध्वनि की चाल सबसे पहले एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम में कितना? तो बच्चे 6420 मीटर पर सेकेंड। बच्चे निकेल में कितना? तो निकेल में, ठीक है, 6240 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, तो निकेल में हो गया। फिर लोहा में कितना? तो लोहा में बेटा होता है 5950 मीटर पर सेकेंड। अगर बोलता है इस्पात, इस्पात स्टील बोलता है, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि कौन सा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली विस्फोटक कौन सा है? तो 246 ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। बच्चे सबसे अधिक विस्फोटक कौन होगा? तो RDX होगा। विच इज, ठीक है, आपको क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावरफुल एक्सप्लोसिव्स? सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव हो गया RDX। इसके बाद क्या होगा? RDX के बाद क्या होगा? तो बच्चे RDX के बाद होगा 246 TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद होगा, ठीक है, 246, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 TNP। और फिर क्या होगा? तो फिर बच्चे डायनामाइट होगा। फिर क्या होगा? तो डायनामाइट हो जाएगा। और फिर क्या होगा? तो बच्चे याद रखना है, इसके बाद डायनामाइट के बाद आ जाएगा कौन? तो ये आ जाएगा, याद रखना है, TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को हम क्या कहते हैं? नोबेल का तेल कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी अक्रिय गैस इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा बच्चे? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले 2 देख लेंगे, क्योंकि हीलियम के अंतिम कक्षा में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नियोन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए आर्गन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो सब में होता जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस की खोज किसने की थी? तो रैम्जे, रेले और लोकेयर ने किया था। और इनर्ट गैसेस जो है बच्चे 18वें वर्ग का तत्व होता है। चलिए, सम रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ, बच्चे रासायनिक गुणों में मेंडलीफ क्या हुआ? तो मेंडलीफ ने एक आवर्त सारिणी का निर्माण किया। आवर्त सारिणी का निर्माण किया बच्चे, और सबसे पहले इन्होंने आवर्त सारिणी का निर्माण किया था। और मेंडलीफ को फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कहते हैं, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कहा जाता है। और मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, यानी इन्होंने मेटल हाइड्राइड और मेटल ऑक्साइड के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, ध्यान में रखिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है। तो पंप एक साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, पंप मतलब क्या हुआ? पंप में मोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? मोटर लगा होता है। और मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और याद रखिएगा, यह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर यह आधारित होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो यह आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए नंबर, कि पंप इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, पंप में मोटर लगा होता है, और यह फ्लेमिंग के, ठीक है, बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। इसका कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो वर्क डन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन और द मून अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू। बच्चे, अगर कोई वस्तु, ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करने में हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। और ये देखिए, ये विस्थापन हो गया। तो वृत्त के, ठीक है, आपको अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन के बीच कोण कितना? 90 डिग्री होता है। और W बराबर क्या होगा? FS cos 90, FS cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। यानी वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य हमेशा शून्य के बराबर होगा। याद रखना है, इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ then the angle between centripetal force and displacement is 90 degree and the work done is 0। आगे बढ़ते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बच्चे, एल्केन में क्या होता है? एल्केन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। एल्कीन ले लीजिए। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C, और क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। चलिए, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? C ट्रिपल बॉन्ड C। और बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, CnH2n-2 होगा, CnH2n-2 होगा। तो यहां देखिए क्या होगा? तो एल्कीन हो जाएगा। क्या होगा? एल्कीन हो जाएगा फॉर्मूला। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, C डबल बॉन्ड C, यानी ये हाइड्रोकार्बन which two carbon atoms are joined by double bonds is known as alkene। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ाइए आगे। हाँ, दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। बच्चे, इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई, ठीक है, इट इज केमिकली इनर्ट। एकदम ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बताया है, हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नियोन के अंतिम कक्षा में कितना? 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ठीक है, आपको आर्गन ले लीजिए, आर्गन के अंतिम कक्षा में कितना? तो 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो ये दान कर सकता है ना तो ग्रहण कर सकता है। इसीलिए, ठीक है, आपको याद रखना बच्चे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या होगा? तो C नंबर हो जाए।
यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा? तो v बराबर बेटा क्या होता है? u प्लस at होता है। तो निकाल लीजिए ना, u का मान 0 है और a का मान 2 है, और क्या है आप कितने सेकंड के बाद? 4 सेकंड के बाद 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड। देखा ना, यो 8 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये गलती मत करिए, इंग्लिश में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। सिम का पूर्ण रूप क्या है बच्चे? सिम मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। सिम जो है आपको, ठीक है, आपको क्या होता है? 2 तरह के टेक्नोलॉजी होते हैं बच्चे, एक होता है जीएसएम, एक होता है सीडीएमए। एक होता है जीएसएम ग्लोबल सब्सक्राइबर मॉड्यूल और एक होता है सीडीएमए पोर्ट डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो बच्चे जीएसएम में भी सिम लगता है। जीएसएम में क्या लगेगा? सिम का यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और सीडीएमए में पहले सिम का यूज नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में हम सीडीएमए में भी, ठीक है, आपको यूज करते हैं। किसका? सिम का यूज करते हैं बच्चे। सिम का मतलब हुआ सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण, ठीक है, होता है बच्चे? तो संक्षारण क्या होगा आपको पता है? स्टील मतलब हुआ फेरस और कार्बन, उसमें क्रोमियम डाल दीजिए तो क्या होगा? ये संक्षारण हो जाएगा इसका बच्चे, संक्षारण को रोक देगा क्रोमियम, और निकेल जो है इसमें चमक ला देगा। इसीलिए आंसर क्या होगा? आपको क्रोमियम हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज दारोगा स्पेशल टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आंसर जीन कीजिएगा। जीन के बारे में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था जीन गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है? के ऊपर जीन पाया जाता है, याद रखिएगा, ऊपर पाया जाता है। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा चीज ध्यान रखना है कि डीएनए का खोज अगर पूछेगा तो वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मिश्चर। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिश्चर, और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक, जबकि डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिश्चर। जीन जो है, याद रखिएगा, इसका खोज जोहानसन ने किया था। जीन गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, ये दिमाग में रखना है। सेल का सबसे मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, और इसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसका? न्यूक्लियस का। और सेल का मस्तिष्क, ब्रेन किसे कहा जाता है? केंद्रक को। बट आंसर होगा आपका सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं, कितने नंबर? 68 नंबर। अड़सठ 68। चलिए, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हुआ, पांव रखने से पांव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग ओस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस।
ओस्मोसिस को हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहा जाता है। याद रखिएगा, परासरण की क्रिया पौधों में भी होता है। जब पौधा जड़ के माध्यम से पानी को अवशोषित करता है तो वह क्रिया परासरण कहलाती है। याद रखिएगा, दो क्रिया होती है, एक परासरण होता है और एक विसरण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि परासरण और विसरण। परासरण की क्रिया जड़ पानी को अवशोषित करता है, वह क्रिया ओस्मोसिस या परासरण कहलाती है। पत्तियां आप याद रखिएगा, पत्तियां H2O को बाहर निकालता है वाष्प के रूप में, जबकि CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। यह क्रिया भी विसरण कहलाती है। तो आंसर करेंगे आप लोग ए नंबर। चलिए आगे बढ़िए। 68 के बाद 69 हम लोग चलते हैं। 69 में दिया गया है हिमेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि हिमेटोलॉजी का संबंध ब्लड से है। ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, रक्त। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे 69 के बाद क्वेश्चन नंबर है 70। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्राप्त करने के लिए एपिथेलियम, इसके आंतरिक परत निर्मित होता है। देखिए, आप जानते हैं किडनी का दो पार्ट है, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। यहां पर दिया गया है कि एपिथेलियम, इसकी आंतरिक परत निर्मित होती है कैसी? तो क्यूबाइडल होता है। कैसा होता है? क्यूबाइडल होता है। इसलिए आंसर करेंगे आप लोग, आंसर ए नंबर करेंगे, ठीक है। और किडनी जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्सर्जी अंग के साथ साथ इसके सबसे छोटी रचना को नेफ्रॉन कहते हैं और नेफ्रोलॉजी में हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किडनी एक आवरण से घिरा होता है, इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। देखिए, किडनी एक कवर से घिरा होता है, एक आवरण से घिरा होता है, इसे पेरिटोनियम कहते हैं। इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी सबसे महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। मूत्र का निर्माण याद रखिएगा, मूत्र का निर्माण भी कहां होता है? मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना है किडनी। मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी करता है। याद रखिएगा, स्टोन जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कभी कभी होता है, वो भी कहां होता है? वृक्क और किडनी में होता है। इस तरह से आंसर करेंगे आप लोग ए नंबर। चलिए उसके बाद 71 नंबर चलते हैं। 71, हाँ, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। देखिए, माता पिता का मतलब मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल। देखिए, आप जानते हैं कि मेल और फीमेल जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले देखिएगा, यहां से स्पर्म रिलीज होगा, यहां से ओवा रिलीज होगा, दोनों आपस में मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का जगह फैलोपियन ट्यूब होगा, यानी स्पर्म और ओवा कहां मिलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या बनेगा भैया? तो बनेगा जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए, जायगोट जो बनेगा, जायगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद जो है बच्चा, शिशु का निर्माण होगा। अब देखिए, स्पर्म और ओवा, तो यहां पर दो चीज है, एक है मेल और एक है फीमेल। यहां कह रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? तो अपने जीन्स का, ठीक है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा एक दूसरे को देते हैं। मतलब यहां पर याद रखिएगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम माता से और 23 जोड़ा पिता से प्राप्त होता है, और तब जाकर के बच्चों में 46 क्रोमोसोम प्राप्त होता है। इस तरह से आंसर जो होगा वो होगा अपने जीन का आधा आधा हिस्सा जो होता है वो माता पिता से प्राप्त करता है कौन? बच्चा। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बच्चों में, ये पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है, जो बच्चों में लिंग निर्धारण होता है वो होता है पिता के क्रोमोसोम पर। किसके क्रोमोसोम पर? पिता के क्रोमोसोम पर। क्योंकि पिता का जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है और माता का XX होता है, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो चाइल्ड में लिंग निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम पर होगा। इसलिए आंसर करेंगे ए नंबर। चलिए 71 के बाद 76 नंबर हम लोग देखते हैं कि 76 में क्या प्रश्न कह रहा है। 76, यस। चलिए, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी से बताइएगा। CO2, H2O कट जाएगा यहां पर, मंड, स्टार्च,
ठीक है, ये भी शर्करा, ऑक्सीजन, ठीक है, सुक्रोज एंड ये आपके आंसर हो जाएगा अंतिम उत्पाद के रूप में क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। चलिए 71 के बाद 76 के बाद 77 चलेंगे। यहां पर दिया गया मानव श्वेत रक्त कणिका, देखिए यहां पर आंसर सुधार कर लेंगे। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिनों का होता है। ठीक है, लेकिन यहां ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, लेकिन आप यहां पर आंसर को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ठीक है, अब दिया गया मानव में श्वेत कणिका का आयु लगभग, ठीक है, तो आंसर करेंगे किसी में याद रखिएगा, कभी कभी अपवादित केसेज में 13 से 20 दिन होगा, तो आंसर यहां पर डी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिनों का, ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। और ये दोनों का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आप जानते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान जो है वो किसे कहते हैं, अस्प्लीम को कहते हैं। अस्प्लीम का मतलब होता है प्लीहा होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। 80 नंबर चलेंगे, 80 नंबर। 80 में क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को अभी मैंने बताया था जीन, इसलिए आंसर जीन हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम जो होता है ये आप याद रखिएगा, राइबोसोम जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। राइबोसोम जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। 70S टाइप जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। कैसे सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। यहां पर जो राइबोसोम होगा 70S प्रकार का होगा। 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल में। किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल में। ये पहले आप याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माता भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण भी राइबोसोम करता है। राइबोसोम 2 तरह का होता है, याद रखना है। राइबोसोम की खोज जी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। जी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था, राइबोसोम का। गोल्जी बॉडी याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी का खोज कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना है आपको। ठीक है, तो आंसर करेंगे आप लोग, क्या करेंगे इसका आंसर, ए नंबर करेंगे, जीन करेंगे। रिक्तिकाएं को वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल में रिक्तिकाएं बड़ी होती है, प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए उसके बाद हम लोग 80 के बाद 81 नंबर देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहां पर, हाँ, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ये आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में C+12H2O, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये दिमाग में रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधा से पोषण प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में, तो इसको कहते हैं कस्कुटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरबेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। मलेरिया एक परजीवी है जो आप जानते ही हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर में होता है। ब्रायोफाइलम जो है एक पौधा है, इसके पत्ती में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। किसमें, ब्रायोफाइलम में। इसलिए आंसर डी नंबर कस्कुटा या अमरबेल करेंगे। ठीक है, 85 के बाद हम लोग 86 नंबर चलेंगे। 86 नंबर बात करते हैं। 86 नंबर, 86 में क्या कर रहा है इसको पहले देखिए आप लोग। अभी मैंने बताया था फूलों वाले किस पौधे की पत्तियों में मार्जिन की दरों में एक कलियां पैदा होती है, तो ये ब्रायोफाइलम है। देखिए ब्रायोफाइलम का जो पत्ती होता है इसके ऊपर एक कली का निर्माण होता है। यह कली टूटकर एक नए ब्रायोफाइलम को जन्म देता है, अर्थात
ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियों में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, याद रखिएगा, जिसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस चीज को याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा में कई प्रकार के पौधे आते हैं, ठीक है, जिसमें ध्यान रखना है आपको, मॉसेज वगैरह आता है, और एक आता है लीवरवर्ट्स, एक आता है लीवरवर्ट्स आता है, याद रखिएगा। इसी में मॉस और लीवरवर्ट्स में ही कुछ पौधे आते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें रिक्सिया, मर्केंसिया, एंथोसेरस, ये सब किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। तो आंसर कर देंगे हम लोग बी, ब्रायोफाइलम अलग है, ब्रायोफाइटा अलग है। यह जो है ब्रायोफाइलम, यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक मतलब फूल वाला पौधा है। अब ब्रायोफाइटा में फूल, फल, जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा अलग है, ब्रायोफाइलम अलग है। आंसर बी नंबर करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 88 नंबर, 88। हाँ, अब चलते हैं हम लोग करंट के सेक्शन में। 16 मई 2022 को निम्न में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां अभ्यारण्य बनाया गया? रामगढ़ विषधारी को बनाया गया, ये पड़ता है राजस्थान में, याद रखिएगा आप, ठीक है। और राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रणथंभौर, और एक है सरिस्का, तो रणथंभौर और सरिस्का कहां पड़ता है? याद रखिएगा राजस्थान में। केवलादेव, ठीक है, घाना, ये भी पड़ता है कहां? राजस्थान में, इसलिए आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी। आगे बढ़ेंगे 89। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो यह है ब्रुसेल्स, और यह पड़ता है बेल्जियम में, तो इसको याद रखिएगा। जबकि नाटो में कितने सदस्य हैं? 29, 30, 31। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाटो में टोटल सदस्य देश कितने हैं। और यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता को लेना चाहता था, जो कि बीच में ही उसको युद्ध करना पड़ा, किससे? रशिया से। तो आंसर याद रखिएगा बी, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे 90 नंबर। चलिए, 15 मई 2022 को रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति आप याद रखिएगा, 15वें राष्ट्रपति देश के हैं द्रौपदी मुर्मू, ये दिमाग में रखना है। जबकि अगर प्रश्न पूछे 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो 14वें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है। जबकि 13वें उपराष्ट्रपति थे कौन? वेंकैया नायडू। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो प्रश्न आ जाएगा तो जगदीश धनखड़ हम लोग को आंसर करना है। तो आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि रामनाथ कोविंद जो है ये किस देश की यात्रा पर थे? सेंट विसेंट और जमाइका। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4। ये दोनों देश को हम लोग इंक्लूडिंग क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, कैरेबियाई देश के नाम से जानते हैं। इसी की यात्रा पर थे कौन? रामनाथ कोविंद, सेंट विसेंट और जमाइका। आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ेंगे हम लोग 91 नंबर। हाँ, भारत विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? आपको पता होना चाहिए कि विश्व कप क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 1975 में सर्वप्रथम हुआ था और उसमें विजेता बना था वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन पता होना चाहिए 75 के बाद 8 साल के बाद जो है, ठीक है, भारत जो है कपिल देव के नेतृत्व में याद रखिएगा, ठीक है, भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर। जबकि 2007 और 2011 महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में याद रखिएगा। और ये जो मैच था 2007 में पाक को हराकर, जबकि 2011 वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराकर, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2007
जो T20 वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान को हराकर जीता था और 2011 श्रीलंका को हराकर जीता था। और ये दोनों का नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे, जबकि 1975 वर्ल्ड कप का नेतृत्व जो है गावस्कर, कपिल देव जैसे खिलाड़ी नेतृत्व कर रहे थे। भारत अब तक इंक्लूडिंग तीनों सेट में 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, जबकि सर्वाधिक वर्ल्ड कप जीतने का जो श्रेय है वो ऑस्ट्रेलिया को है 5 बार, जबकि महिला वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार 7 बार जीतने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 92 नंबर। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए, सबसे पहले इधर से चलिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो आप आंसर कर लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद क्या होगा? फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। देखिए, सबसे पहले जनवरी में शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का, उसके बाद फ्रेंच ओपन का, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन का। इसलिए आंसर करेंगे आप लोग ये। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जिसका नाम है विंबलडन, और विंबलडन कहां से संबंधित है? तो ब्रिटेन से। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 92 के बाद हम लोग 93 नंबर चलेंगे, ठीक है। चलिए, किस देश को हराकर भारत पुरुष बैडमिंटन में 2022 का थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, पुरुष बैडमिंटन की बात हो रही है, तो 14 बार का विजेता इंडोनेशिया को थॉमस कप में, याद रखिएगा, भारत की टीम ने पराजित किया और भारत पहली बार थॉमस कप का विजेता बना। तो भारत पहली बार थॉमस कप का विजेता बना और 14 बार का विजेता कौन था? इंडोनेशिया। तो 14 बार के विजेता को हराकर भारत पहली बार पुरुष बैडमिंटन, जिसे थॉमस कप के नाम से जानते हैं, उसका विजेता बना है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। और यह एक द्वीपीय देश है जिसे हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, 94 नंबर। 94, जल्दी से बताइएगा, हाल ही में किस सरकार के द्वारा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट चलाया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, केरल। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। फॉर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? याद रखिएगा, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, नेमार ब्राजील का है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। आंसर सी करेंगे। आगे मिलते हैं फिर, लेकिन इससे पहले आपको सारे टेस्ट का जानकारी होना चाहिए, साथ साथ करेंट अफेयर्स का ऑफलाइन क्लास प्रत्येक दिन बिहार सचिवालय, दारोगा, बीपीएससी और जो अन्य एग्जाम दे रहे हैं विद्यार्थी, सेंट्रल एग्जाम, उसके लिए प्रत्येक दिन शाम जो है, प्रत्येक दिन शाम 5 से 7 बजे, ठीक है, 2 घंटे का क्लास चलता है, याद रखिएगा। और इसमें जनरली तौर पे जो हम लोग करेंट अफेयर्स करवाते हैं, उसमें प्रतियोगिता दर्पण ऑफलाइन का क्लास है, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और साथ साथ में बहुत सारा विद्यार्थी एसपीडी भी पढ़ता है, एडुटेरिया भी पढ़ता है। इन दोनों को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल करवाते हैं। तो अगर ये 2-4 बुक को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बीपीएससी, दारोगा या बिहार सचिवालय जैसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने का संभावना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो, नहीं मेहनत करेंगे तो भैया उसका तो कोई है ही नहीं। तो आप लोग अगर ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं तो 5 से 7, ठीक है,
यहीं पर गोपाल मार्केट जहां से संस्थान चलता है, वहीं पर आप लोग आकर के क्लास कर सकते हैं 5 से 7 शाम में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के इस टेस्ट में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेस्ट के माध्यम से जुड़ करके आप अपने तैयारी को अच्छे ढंग से धार दे रहे होंगे। अब बात करते हैं कि प्रश्न को थोड़ा सा लिखना भी जरूरी होता है डिस्कशन के माध्यम से, और प्रश्न 32 के से स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ। आप लोगों को पता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गैड ने किया था। तो कम करो थोड़ा, कम करो, पतला करो। बट हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? विलियम गैड। अब बात किया जाए कि हरित क्रांति देश में विश्व में पहली बार कौन लाया? तो नॉर्मन बोरलॉग रहने वाले थे मैक्सिको के। भारत में कौन लाया? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अब कह रहा है कि इससे क्या परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? बिहार के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुआ इसलिए कि कुछ राज्य उपजाऊ भूमि वाले थे, यानी इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उसके बाद जो कि उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसलिए हुआ था। ये कह रहा है कि नहीं हुआ। भारत में अमीरों और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, बिल्कुल असमानता में वृद्धि हुई। इससे जो है कि माइग्रेशन बढ़ गया, अमीर और अमीर होते चले गए। जो किसान थे, गरीबों को उस ढंग से श्रमिक जो थे काम करते थे, तकनीकी आ गई, उत्पादन बढ़ गया, तो श्रमिकों को छोड़ा दिया गया कि आप छोड़ दीजिए काम, क्योंकि जो काम 5 श्रमिक मिलकर के करते थे वो एक श्रमिक अकेले ट्रैक्टर वगैरह चला करके और नई तकनीक के माध्यम से उत्पादन करता था। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हो गई, ये हो गई। और ये कह रहा है कि मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई ना। गेहूं, चावल पर विशेष इसका प्रभाव पड़ा, बाकी मोटे अनाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो राइट आंसर इसका हो गया डी, यानी इसके कारण मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में जीरो बेस्ड बजट शुरू किया गया? तो आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, एक ऑप्शन अपने से हम लोग जोड़ लेंगे, पश्चिम बंगाल। पहली बार जो है कि शून्य आधारित बजट क्या है? जब पुराने आधार को शून्य मानकर जब नए सिरे से किसी विभाग द्वारा अपना बजट का शुरुआत किया जाता है, यानी बजट बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। पहली बार अमेरिका में पीटर पायर राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको जो है कि कॉन्सेप्ट को लागू किया था। अब बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक, की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? यह था नरसिम्हन समिति। 2 अक्टूबर 1975 को जो है कि यह समिति की सिफारिश पर आरआरबी की घटना हुई। गोड़वाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। राज्य समिति जुड़ा हुआ है कृषि जोत पर कर से संबंधित, कृषि जोत पर कर, कृषि जोत पर कर, राइट आंसर नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट हो गया, चलिए आगे है, प्रभु नहीं था, है नीचे नीचे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कृषि लागत और कीमत आयोग सीएपीसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कीमत की सिफारिश करता है। बिल्कुल सही। जब सरकार को किसी कृषि वाले उत्पाद पर उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ऐसा मूल्य जिससे नीचे उसकी खरीदारी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको जो है कि कीमत लागत और कीमत आयोग के द्वारा जो है कि सिफारिश किया जाता है। दूसरा है आपका केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया था। बिल्कुल सही। राइट आंसर 1 और 2 दोनों, ये भी ऑप्शन सही है आपका। कह रहा है खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? हमारे भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन होता है, हर चीज का उत्पादन होता है, लेकिन तकनीकी स्टोरेज, आधुनिक स्टोरेज के कारण प्रत्येक साल लगभग 15 से 20% अनाज बर्बाद हो जाते हैं। तब वर्तमान सरकार ने 4-5 साल पहले एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम दिया खाद्य श्रृंखला क्रांति, यानी इसके माध्यम से जो है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, खास करके उपभोक्ता मंत्रालय खाद्यान्न वस्तुओं के सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, यानी सड़ने से बचाएंगे। तो राइट आंसर खाद्यान्न, सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया? तो विभाजन के कारण भारत का जो है कि जूट और रुई उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में लंबे रेशे वाले जो है कि कपास का उत्पादन होता है, जो अब जो है कि बहुत कम हो गया है हमारे भारत में। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश वगैरह क्षेत्र में जो होता है वो उतना क्वालिटेटिव नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बता दें कि विदेशी व्यापार हमारा तब बढ़ा जब 1991 में आपका जो है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। इसी में एक पार्ट था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसको हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जब से आया कॉन्सेप्ट, तब से जो है कि हमारे भारत का आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, क्योंकि निर्यात के माध्यम से बहुत सारी जो है कि खाद्यान्न वस्तुओं को शामिल किया गया, आयात में बहुत सारी तकनीकों को शामिल किया गया। तो ये दोनों बढ़ा हुआ है, आयात और निर्यात। नेक्स्ट प्रश्न है हाल के वर्षों में संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। तो ब्याज की अदायगी, ब्याज अदायगी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 15 लाख करोड़ से ऊपर अभी हमारा सरकार ब्याज अदायगी कर रहा है हर साल। उसके बाद जो है कि सबसे बड़ा रहता है आपका रक्षा व्यय, लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का। नेक्स्ट सुपर 301 क्या है? आपको बता दें
कि सुपर 301 1974 में अमेरिका का एक व्यापार नीति था, अमेरिकी व्यापार नीति, इसी में एक धारा है 301 सुपर करके, और वह अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ठीक, चलिए, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर जगदीप भगवती। पीएन भगवती कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टी रविराजन कौन है? तो पूर्व आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट, बिहार में जंगलों के रूप में विकसित होने के लिए कुल उपलब्ध भूमि का प्रतिशत किस प्रकार निर्धारित किया गया? राइट आंसर इसका जो है कि 17% है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 17%। बिहार में ऑल इंडिया रेडियो किन किन भाषाओं में प्रसारित होता है? हिंदी बोला जाता है बिहार में, अंग्रेजी बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में दो ही भाषा फेमस है, भोजपुरी और मैथिली। राइट आंसर हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मैथिली। 74। चलिए 74 नंबर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी बिहार में 38 जिले हैं, झारखंड की स्थापना से पहले कितने थे? तो झारखंड की स्थापना से पहले 55 थे, बिहार में चले गए थे 37, लेकिन एक अरवल बढ़ गया इसलिए अभी हो गए 38। झारखंड में चला गया था 18, अभी 6 बढ़ गए हैं, इसलिए वर्तमान में झारखंड में 24, बिहार में 38, इसके पहले 55 जिले थे। राइट आंसर 55, 82। कह रहा है अब पैकेजिंग, यानी किसी वस्तु का जो पैकेजिंग होता है, कह रहा है अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि पहले पैकेजिंग की महत्ता सिर्फ इसलिए थी जो सिर्फ उत्पाद को सुरक्षा पहुंचाता था, खराब होने से बचाता था, लेकिन अब पैकेजिंग की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है कि कंपनी वाले, प्रोडक्ट वाले उस पर अपना प्रचार करते हैं, उसको आकर्षक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कैडबेरी का डेयरी मिल्क एकदम सिंपल पॉलीथीन में पैक कर दिया जाए और दे दिया जाए, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन उसके जो है कि कवर को बड़ा आकर्षक ब्लू रंग का चमचमाता हुआ, ऊपर से मिल्क दूध गिरा करके, मतलब एक आकर्षक बनाया जाता है। तो इसमें उत्पादों की सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल। उत्पादों को आकर्षक बनाता है, बिल्कुल। उत्पादों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बिल्कुल। यानी उपरोक्त सभी जो है कि वर्तमान के पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है। मेरे आदर्श विद्यार्थी, आज मेरा प्रश्न इतना ही था इकोनॉमिक्स का। आप लोग इसी प्रकार से टेस्ट में भी शामिल होते रहे। अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन भी शामिल हो, यानी अगर दूर है तो ऑनलाइन तरीके से जरूर आप अपने जो है कि टेस्ट को आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और जुड़ करके आप अपने टेस्ट को माध्यम से अपने तैयारी को धार देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि है 5 क्वेश्चंस मैथ्स में है आपके बिहार दरोगा में, और इसी को हम तेजी से 5 से 10 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 है, जो कि आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 घंटे में 5 घंटियां कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में 5 घंटियां कितनी बार बजेंगी यदि वे 7 बजना शुरू करें? तो भाई साहब यहां पर जो है 7 बजना शुरू कर देता है एक साथ कंबाइंड। तो एक साथ मान लीजिए कि हमने जो है उसको 12 बजे एग्जैक्ट समय पर एक बार बजा दिया है।
यानी हमने एक बार पहले ही इसको बजा दिया और उसके बाद हमें मालूम चला कि पहली घंटी 5, दूसरी 6, 8, 12, 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो फिर वो वापस एक साथ कितने बजे जो है, एक घंटे में कितनी बार वो बजेंगे। तो सबसे पहले हमको वो समय निकालना पड़ेगा कि जो है अगली बार वो एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम हमारा 5, 6, 8, 12 और 20। इसका जो है हमारा एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हमारा 120 सेकेंड से आएंगे। और अगर आपको नहीं निकालने आता है या किसी को प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है, और सबसे बड़ी संख्या का फैक्टराइजेशन है हमारा 5 गुने 2 गुने 2, यानी ये 20 से डिविजिबल है। एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो हमारा 20 से डिविजिबल है। 5 से लगाने के लिए 5 है इसमें, 6 से लगाना है तो एक 3 इसको चाहिए। एक 3 अगर हम दे देंगे तो वह 6 से डिविजिबल हो जाएगी। अब फिर हमको 8 से डिविजिबल करना है। 4 है तो हमारे पास क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 8 से डिविजिबल हो गई। 12 से लगाना है तो 12 तो हमारे पास है और 20 से है, यानी सारी चीजों से अब डिविजिबल हो गया है। तो 20 गुने 6, तो हमारा एलसीएम कितना? 120। सारे सेकंड में दिए गए हैं तो हमारा 120 सेकंड एलसीएम हो गया हमारा। तो ये हमें पता चला कि अगली बार वह जो है 120 सेकंड के बाद बजेगी। 120 सेकंड कहने का मतलब है 2 मिनट, ठीक है। 120 सेकंड के बाद 2 मिनट के जो है वो उसका एक वैल्यू होगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, और हर 2 मिनट के बाद बजेगा तो कितनी बार बजेगा? 30 बार यहां बजा। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका। आंसर जो आप शुरू में एक बार जो है उसको बजा चुके हैं तो उसको +1 भी करना पड़ता है, जो कि बिना किसी समय को गवाए हुए एक बार शुरू में जो हमने बजाया था, तो हर बार आपको 1 प्लस करने होंगे, हर बार आपको ऐसा करना होगा। तो टोटल ये 30 + 1 यानी जो है एक घंटे में टोटल 31 टाइम्स जो है आपका ये घंटी बजेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन। 97 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा। फर्स्ट क्या कर रहा है कि हमारा 4000 रुपया दिया गया है, तो ये हमारा जो है अमाउंट हो गया, और हमारा जो सीआई दे रहा है 630 रुपया 50 पैसा दे रखा है। तो हमको कह रहा है कि रेट क्या होगा, दर निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक रूल हमारा क्या होता है? बेसिक रूल हमारा होता है सीआई बराबर P × 1 + R/100 to the power n - 1। आप इसको लगाकर जो है R निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो जो है ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इसमें आपको बहुत समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए आप तरीके को आजमाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4000। प्रिंसिपल हमारा 4000, और हमारा अमाउंट अगर कितना है तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल और जो है सीआई हमारा जब जुट जाएगा तो हमारा जो है अमाउंट मिल जाएगा 4630.50। ये हमारा जो है अमाउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 इसको जो है देना पड़ेगा। 1 0 ऐसे भी कैंसिल हो गया। अब अगर आप काटेंगे 5 बार में तो ये 8000 बार कटेगा, ठीक है। 5 से हमने डिवाइड किया तो 8000 हमको मिल गया, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9261। 9 बार में, फिर 2 बार में, 6 बार में, फिर 1 बार में। ये हमारा जो है प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया। अब यहां से आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में तो ये हॉल क्यों होना चाहिए? जितना टाइम्स दिया हुआ रहेगा, जितना वर्ष दिए हुए रहेंगे, उसके फॉर्म में ये हर हालत में आएगा। डिजिट उसी फॉर्म में दिए हुए रहते हैं। तो 3 टाइम्स दिए हुए, 3 वर्ष आपका दिया हुआ है, तो आप इसका 3 का मतलब घनमूल निकाल लीजिए। आप इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो घनमूल 8000 का घनमूल कितना? तो ये हमारा 20। ये किसका है घनमूल? 21 का हो जाएगा हमारा।
तो 20 से हम कहां गए 21 में, तो सिंपल सी बात है 20 का एक जो है 20 का 5% होता है, यानी हमको 5% की दर से ये हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा जो है रेट कितना हो जाएगा 5%। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको 2-4 और इस टाइप के क्वेश्चन लेकर सॉल्व कीजिए। ट्रेडिशनल मेथड को त्यागिए, जितना भी मैथ में है पुरानी चीजों को त्यागिए, नई चीजों को अपनाइए, जो कम समय में आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 98 है। ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये हमारा। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है हम देख लेते हैं इसको, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 1008 रुपया जो है हम 1008 रुपया ये हमारा टोटल दिया हुआ। ठीक है, इनमें से एक को 20% के लॉस पर और दूसरे को जो है 44% के लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, तो जब अगर हम इसको जल्दी से सॉल्व करें, एक ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे एक्स मानकर, तो उसमें बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे R1 लेते हैं, तो R1 हमको कितना दिया हुआ है 20%, R2 कितना दे रखा है, R2 हमको दे रखा है +44। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके चिन्ह के साथ रखना, अगर लॉस हुआ है तो माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस। अब फिर हमको CP1 और CP2 का वैल्यू निकालना है, यानी अलग अलग जो दो वस्तु हैं उसका। हमारा रूल जो कहता है ये हमारा जो है R2 पहले आ जाता है और R1 बाद में आ जाता है, R1 हमारा बाद में आ जाएगा। तो इस रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो इस रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये हमारा जो है तेजी से आंसर देगा। तो हमारा क्या है R2 कितना है, R2 44%, तो ये हमारा हो गया 144। यहां हमारा R1 कितना है -20 है, तो -20 हम रखेंगे तो ये हमारा 80 हो जाएगा। तब काटिएगा 16 से 9 बार में और 16 से 5 बार में, तो ये आपका 9:5 हो जाएगा। यानी पहले जो दो इसको हमको 2 हिस्सों में बदलना है, और उस हिस्सा का रेशियो जो होगा 9:5 होगा हमारा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो बकरी हानि पर बेची गई, तो हानि वाला तो पहला ही बेचा गया है, तो रेशियो कभी नहीं बदलेगा। R1 R2 इधर उधर हो गया है, लेकिन रेशियो कभी नहीं बदलना है। तो ये हमारा जो है रेशियो है, हमारा 9 रेशियो होगा। तो सबसे पहले 9 5 14, 14 में हमारा कितना, 14 में हमारा हो जाएगा 1008। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे 14 7 98, 14 दूनी 28, 72, और हमको जो है उसका क्रयमूल्य चाहिए, तो 9 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 9 का वैल्यू हमारा 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 648 रुपया। तो ये चीजों को जो है जल्दी से सॉल्व करने का एक शॉर्टकट प्रोसेस है, आप जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि 30 मीटर जो है एक ऊंची दूरी, ये आपका चिकना खंबा दिया गया, इसका लेंथ जो है 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, कि चिकन खंबे पर चढ़ रहा है, वह पहले 3 मीटर चढ़ता है और ठीक अगले 1 मिनट में नीचे फिसल जाता है। 3 मीटर चढ़ा और 1 मीटर नीचे फिसल गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1 मिनट में 2 मिनट में हमारा कितना मीटर चला, 2 मीटर चला। तो यही चीज हमको चाहिए, 2 मिनट में हमारा जो है 2 मीटर चढ़ा हुआ है। तो कहता है तीसरे मिनट में, लेकिन वह चौथे, ये लगातार इसी तरह से प्रोसेस चलता है जब तक आप ऊपर चोटी पर नहीं पहुंच जाते। तो ऐसे सवाल में करना क्या रहता है कि आप जो है सबसे पहले 1 मिनट में कितना चढ़ रहे हैं, 3 मीटर चढ़ रहे हैं, तो 3 मीटर आप घटा लीजिए, तो आपके पास कितना बच जाता है, 27 मीटर बच जाते हैं। ठीक है, 27 मीटर चढ़ना है और हम जा रहे हैं 2 मीटर, कितना मिनट में, 2 मिनट में। तो 2 मीटर हम चढ़ रहे हैं हमारा 2 मिनट में। ठीक है, और हमको जो है 2 के मल्टीपल में 27 नहीं आता है, 27 बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उसके एबव जाएंगे 28 आता है। तो 28 मीटर हम चलेंगे कितना मिनट में, 28 मिनट में। 28 मिनट तो हमारा आंसर होगा ही। अब हम 28 मीटर चल चुके हैं
28 मीटर चल चुके हैं, तो हमारे पास कितना मीटर बच गया है? 2 मीटर बच गए हैं। अब 2 मीटर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मीटर, 3 मीटर आप जाते हैं कितना मिनट में? 1 मिनट में। तो 2 मीटर कितना मिनट में? तो भाई 2/3 मिनट में। तो 2/3 आप यहां पे जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 28.2/3। ये आपका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि साझे के एक व्यापार में जो है एक कुल पूंजी का 1/6 भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/6 भाग हमारा कैपिटल हमारा कितना हो गया? 1/6 भाग। और हमारा टाइम कितना हो गया? टाइम 1/3 भाग। फिर उसके बाद 1/6 समय के लिए बी करता है, ए और बी, और वो भी हमारा 1/3 समय के लिए। और सी क्या करता है कि सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल जो हमारा है वो एलसीएम ले लेते हैं, 6 का एलसीएम 6, और यहां जो है हमारा 1/6 समय एक दिया गया है, 1/6 समय 1/6 समय के लिए। ये हमारा 1/6 कैपिटल है 1/6 समय के लिए। 1/3 भाग दिया हुआ है 1/3 समय के लिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना? 6। तो टोटल कैपिटल हमारा 6 और टोटल टाइम हमने 6 मान लिया। अब हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है ए, बी और सी में। तो आप देखिए टोटल आपका पैसा कितना? 6, और आपने 6 का 1/6 कितना? 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया। फिर 6 का 1/3 कितना रुपया? 2 रुपया। तो शेष पूंजी यहां पर कह रहा है शेष पूंजी, तो शेष पूंजी हमारा कितना? 3 रुपया। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद हमको कह रहा है कि टाइम हमको लेना है। टाइम भी हमारा 6 का 1/6 कितना? 1। टाइम को गुना करते हैं, 6 का 1/3 फिर हमारा 2 हो गया। और यहां पर जो है शेष समय नहीं देगा, पूरा समय। पूरा समय हमने कितना मान लिया? 6 मान लिया। यही हमारा जो है फ्रैक्शन से बचा दिया है, और टाइम हमारा जो है क्लियर हो गया। तो हमारा रेशियो कितना? 1, 4 और 18 हमारा ये रेशियो हो गया। तो 18, 4 और ये 1, 5, 23 हो गया। 23 में हमारा कितना? तो 23 में हमारा दिया गया है 4600, 8600 दिया गया है। तो 2 से हम काट देंगे, यहाँ 1 में 200। तो हमको क्या पूछ रहा है? बी का भाग। बी का भाग 4, तो 4 हमारा 800 आपका आंसर आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है ये आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।